जब आसमान से बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा यानी एक स्नोफ्लेक हाथ पर गिरता है तो वो देखने में कितना आसान लगता है ना? बिल्कुल साधारण सा लगता है, बस पानी का एक जमा हुआ रूप। हाँ, बस पानी। लेकिन जैसे ही वो हथेली की गर्मी से पिघलता है वो पानी की एक छोटी सी बूंद बन जाता है। और अगर उस एक बूंद को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर और करीब से देखा जाए तो वो आसान सी दिखने वाली चीज अचानक से एक ऐसे जटिलता में, एक ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी में बदल जाती है कि सच में दिमाग घूम जाता है। सही बात है। आमतौर पर हमें यही लगता है कि दुनिया की हर चीज को अगर उसके सबसे छोटे हिस्से में तोड़ दिया जाए तो सब कुछ आसानी से समझ आ जाएगा। वही ना, जैसे किसी कार के इंजन को खोलकर उसके पुर्जे देखना। पर क्या सच में हमारा ब्रह्मांड ऐसे ही काम करता है? हाँ, आज का हमारा डीप डाइव ब्रायन कॉक्स के एक बेहद लंबे और गहरे स्टारकॉक इंटरव्यू पर आधारित है। और सच कहूं तो इसने इस पूरे नजरिए को ही पलट कर रख दिया है। चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हम सिर्फ फिजिक्स की उन मोटी मोटी किताबों वाले निरस नियमों की बात नहीं कर रहे हैं। हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि क्या हमारा वजूद या हमारी ये जो चेतना है वो खुद इस ब्रह्मांड का अपने आप को समझने का एक तरीका है। ओह वाह, ये बहुत गहरा है। हाँ, जैसे कार्ल सेगन ने एक बार बहुत खूबसूरती से कहा था कि एक फिजिसिस्ट असल में एक हाइड्रोजन एटम का खुद को समझने का एक जरिया है। क्या बात है। ये हाइड्रोजन एटम वाला कोड तो सच में माइंड बेंडिंग है। बिल्कुल। और ये एक ऐसी कड़ी है जो हमें सीधे इस ब्रह्मांड के सबसे बुनियादी नियम से जोड़ती है, जिसे हम इमर्जेंस या उभरती हुई जटिलता कहते हैं। मतलब कैसे बिल्कुल छोटे और आसान नियम मिलकर इस विशाल और जटिल रियलिटी को पैदा करते हैं। तो इस इमर्जेंस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना एक बहुत ही प्यारी कहानी है योहानस केपलर की। हाँ, 1611 वाली बात कर रही हैं आप? हाँ, वही। साल था 1611 और केपलर प्रैग शहर में एक ब्रिज पर चल रहे थे। नए साल की शाम थी और उन्हें अचानक याद आया कि उन्होंने अपने पेट्रन्स के लिए, यानी उस वक्त जो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे, उनके लिए कोई नए साल का उपहार नहीं लिया है। अच्छा। तभी उनके कोट पर अचानक एक स्नोफ्लेक गिरता है और वो अपने पेट्रन को वही पिघलता हुआ स्नोफ्लेक उपहार में दे देते हैं, ये कहकर कि ये उपहार लगभग कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट नथिंग। और उस कुछ नहीं में उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की कहानी देख ली थी। सही में? केपलर इस बात से हैरान थे कि हर स्नोफ्लेक के हमेशा 6 कोने ही क्यों होते हैं, यानी हमेशा 6 कॉर्नर्स। सोचिए, 1611 में किसी को मॉलिक्यूल्स या एटम्स की तो कोई समझ थी नहीं। बिल्कुल नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि पानी का मॉलिक्यूल जिसमें एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन एटम्स एक खास एंगल पर जुड़े होते हैं, वो इस सिमेट्री का असली कारण है। लेकिन उनका दिमाग ये पकड़ गया था कि इस आसान से दिखने वाले आकार के पीछे जरूर कोई मैथमेटिकल नियम काम कर रहा है। राइट। ये इमर्जेंस का एक बेहतरीन उदाहरण है। एक छोटा सा रूल और नतीजा एक बेहद खूबसूरत और कॉम्प्लेक्स आकार। और इससे एक और बड़ा उदाहरण निकल कर आता है जिसके बारे में ब्रायन कॉक्स ने बहुत विस्तार से बताया है, पानी का गीलापन या वेटनेस। हाँ, वेटनेस, ये मेरा फेवरेट हिस्सा है। अगर पानी के एक अकेले H2O मॉलिक्यूल को पकड़ लिया जाए तो क्या वो मॉलिक्यूल गीला होता है? बिल्कुल नहीं होता। सही बात। गीलापन किसी एक एटम या मॉलिक्यूल की अकेले की खासियत नहीं है, पर जब वही हजारों मॉलिक्यूल्स एक बड़ी संख्या में एक साथ आते हैं और एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं तो अचानक से गीलापन की प्रॉपर्टी उभर कर आती है, इमर्जेंस उभरता है। सही पकड़ा। और ये सिर्फ केमिस्ट्री तक सीमित नहीं है। अगर आकाश में एक साथ उड़ते हुए पक्षियों के झुंड को देखा जाए, वो मम्बरेशन जिसको बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, मम्बरेशन, जहां हजारों पक्षी एक अजीब से सिंक में उड़ते हैं और अचानक एक साथ दिशा बदलते हैं, वो लयबद्ध उड़ान किसी एक पक्षी का दिमाग पढ़ के नहीं समझी जा सकती। हर पक्षी बस अपने बगल वाले 2-3 पक्षियों से टकराने से बचने का एक सिंपल सा नियम फॉलो कर रहा है और उन सिंपल नियमों से एक पूरा कॉम्प्लेक्स डांस निकल कर आता है। ये तो हमारी इकोनॉमी जैसा लग रहा है कुछ। अरे 100%। यहाँ तक कि हमारी अर्थव्यवस्था भी ऐसी है। अगर एक इंसान को दूध चाहिए और दूसरे को अंडे बेचने हैं तो वहां सिर्फ सप्लाई और डिमांड और फायदे के आसान नियम काम कर रहे हैं। राइट। किसी एक ने पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को बैठकर डिजाइन नहीं किया है। इन छोटे और आसान लेन देन से एक पूरी की पूरी जटिल इकोनॉमी खुद ब खुद उभर आती है। पर यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, एक छोटा सा पुशबैक है मेरा। बताइए। अगर पानी के मॉलिक्यूल्स मिलकर हमेशा वही गीलापन बनाते हैं, यानी उनका एंड रिजल्ट हमेशा एक जैसा और प्रिडिक्टेबल होता है, हाँ,
तो क्या वो प्रॉपर्टी उतनी ही इमर्जेंट है जितना कि एक स्पर्म और एग का मिलकर हर बार एक बिल्कुल नया और अलग इंसान बनाना? अच्छा सवाल है। मेरा मतलब है, दोनों के बुनियादी नियम आसान है, पर एक का नतीजा हमेशा बोरिंग सा पानी है और दूसरे का नतीजा ऐसी आबादी जहां जमीन पर मौजूद 8 बिलियन लोगों में कोई दो इंसान एक जैसे नहीं है। क्या वेरिएबल्स की गिनती से इमर्जेंस का असर बदल जाता है? ये बहुत ही गहरा और जरूरी सवाल है। असल में बात सिर्फ वेरिएबल्स की गिनती की ही नहीं है, बल्कि उन वेरिएबल्स के आपस में इंटरैक्ट करने के तरीकों की है। अच्छा। पानी में भी जटिलता है, पर जब हम बायोलॉजी या जीवन की बात करते हैं तो वेरिएबल्स और उनकी आपस की फीडबैक लूप्स इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि नतीजा हर बार अनोखा होता है। पर अंडरलाइंग कंसेप्ट ना दोनों में बिल्कुल सेम रहता है, आसान नियम और जटिल नतीजा। मेक सेंस। और यही हमें नेचर की सबसे जटिल और सबसे रहस्यमयी इमर्जेंट प्रॉपर्टी की तरफ ले जाता है, इंसानी चेतना या ह्यूमन कॉन्शियसनेस। उफ हाँ, और यहाँ से ना चर्चा सच में माइंड बेंडिंग हो जाती है। इस डीप डाइव के दौरान ये थोड़ा क्लियर होता है कि चेतना शायद उतनी मैजिकल नहीं है जितना हम सोचते हैं। बिल्कुल। ब्रायन कॉक्स इस बात का समर्थन करते हैं कि चेतना वीकली इमर्जेंट है। उनका मानना है कि इसे आसान नियमों और एक बहुत ताकतवर कंप्यूटर से सिम्युलेट किया जा सकता है। वीकली इमर्जेंट यानी जिसे बेस रूल से कॉपी किया जा सके। हाँ, यानी अगर कोई ऐसी मशीन हो जो हमारे दिमाग के हर एक कनेक्शन को कॉपी कर सके, तो वो मशीन भी सोचने लगेगी। उनके मुताबिक जीवन सिर्फ बायोलॉजी नहीं है, बल्कि कंप्यूटिंग और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का ही एक रूप है। सही कहा। इस बात को समझने के लिए एलन ट्यूरिंग का काम देखना बहुत जरूरी है। ट्यूरिंग ने यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन का कॉन्सेप्ट दिया था। राइट। जो बुनियादी तौर पर यह कहता है कि दुनिया का कोई भी कैलकुलेशन या प्रोसेस अगर उसे छोटे स्टेप्स में तोड़ा जा सके तो उसे एक आसान मशीन पर रन किया जा सकता है। इस चर्चा में एक नए रिसर्च का भी जिक्र आता है, जहां कंप्यूटर में बस एक बेसिक रैंडम कोड लिखा गया और पता है क्या हुआ? उस कोड ने खुद को आसपास की सिचुएशन के हिसाब से बदलना और अपनी कॉपी बनाना शुरू कर दिया। वेट, रियली? एक लिविंग सेल की तरह? बिल्कुल एक लिविंग सेल की तरह। ये इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि जीवन का आधार शायद ऑर्गेनिक मैटर से ज्यादा ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है। अगर कोड के आसान नियम डिजिटल लाइफ जैसी जटिलता पैदा कर सकते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सच्ची समझ आना सिर्फ वक्त की बात हो सकती है। पर यहाँ मुझे थोड़ी उलझन होती है, और मैं सच कहूँ तो थोड़ा डिसएग्री करना चाहूंगी। अच्छा, क्यों? अगर मैं अपनी एनालॉजी दूं, तो आजकल जब हम इन नए लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या एडवांस्ड एआई से बात करते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है जैसे किसी रोबोट की खोखली आंखों में देख रहे हैं। नहीं, सच में। जिसके पीछे कोई आत्मा या सच्ची समझ नहीं है। वो मशीन सिर्फ मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी के आधार पर एक शब्द के बाद दूसरा शब्द रखने का खेल खेल रही है, जिसे सिंबल शफलिंग कहते हैं। उसे नहीं पता कि प्यार या दर्द क्या होता है, वो बस उन शब्दों को जोड़ती है। तो क्या एआई सच में कुछ समझता है, या हम इंसान बस उसमें अपनी परछाई देखकर बेवकूफ बन रहे हैं? आपने बिल्कुल न्यूरोसाइंटिस्ट वाले कैंप की बात कह दी। न्यूरोसाइंटिस्ट अक्सर यही तर्क देते हैं कि एआई सिर्फ सिंबल्स को बिना समझे इधर उधर कर रहा है ना? लेकिन अगर हम कंप्यूटर साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी बहुत मजबूत है। वो पूछते हैं कि अगर हम इंसानी दिमाग को खोलकर उसके एक अकेले न्यूरॉन को देखें, तो क्या उस एक माइक्रोस्कोपिक सेल के पास कोई समझ या कॉन्शियसनेस होती है? नहीं, अकेले में तो नहीं। बिल्कुल नहीं। वो न्यूरॉन भी सिर्फ केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स रिसीव कर रहा है और आगे भेज रहा है। उस लेवल पर देखें तो न्यूरॉन भी सिर्फ एक खोखला सिंबल शफलर ही तो है। दिमाग का हर हिस्सा अंधा है। ओह वाह, मैं ऐसे नहीं सोचा था कभी। पर जब ऐसी 86 बिलियन अंधी मशीन्स एक साथ इंटरैक्ट करती हैं, तो वहां से मैं हूं या आई एम का एहसास इमर्ज होता है। तो शायद हम इंसान भी बुनियादी तौर पर सिर्फ वेट मीट से बनी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन्स ही हैं, और चेतना इस प्रोसेसिंग का एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट या उसका गीलापन है। उफ, ये विचार थोड़ा डरावना भी है और बेहद दिलचस्प भी। हम सिर्फ चलती फिरती केमिकल मशीन्स हैं। हाँ, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। अगर ये सच है, मतलब अगर सब कुछ हमारी चेतना से लेके पानी के गीलेपन तक छोटे और आसान नियमों के जुड़ने से इमर्ज होता है, तो इस ब्रह्मांड का सबसे छोटा नियम क्या है
सबसे बुनियादी हार्डवेयर क्या है जिस पर ये सारा सॉफ्टवेयर चल रहा है? ये एक बढ़िया डायरेक्शन है। इसे समझने के लिए हमें पार्टिकल फिजिक्स के उस कॉन्सेप्ट की तरफ चलना होगा जिसे स्टैंडर्ड मॉडल कहते हैं। राइट। स्टैंडर्ड मॉडल को आप इस ब्रह्मांड का सबसे बेसिक इन्वेंट्री कैटलॉग या पार्ट्स की लिस्ट समझ लीजिए। ओके। इस मॉडल के मुताबिक ये पूरी दुनिया 12 बुनियादी मैटर पार्टिकल से बनी है। इसमें क्वार्क्स आते हैं जैसे अप क्वार्क और डाउन क्वार्क, और लेप्टॉन्स आते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन सबसे मशहूर है। इन पार्टिकल्स के अलावा 3 बुनियादी फोर्सेस हैं जो तय करती हैं कि ये पार्टिकल्स आपस में इंटरैक्ट कैसे करेंगे: इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। और इन सब के ऊपर बैठा है हिग्स बोसॉन, जिसका नाम काफी न्यूज में भी रह चुका है। हाँ, जिसका काम है इन पार्टिकल्स को इंटरैक्ट करने के दौरान मास यानी वजन देना। असल में हमारा पूरा शरीर, ये धरती और आकाश में चमकते तारे आमतौर पर सिर्फ 3 चीजों से बने हैं: अप क्वार्क, डाउन क्वार्क और इलेक्ट्रॉन। पर इसी कैटलॉग में एक बहुत बड़ा रहस्य भी छुपा हुआ है ना। इस चर्चा में ये क्लियर होता है कि इन पार्टिकल्स की एग्जैक्टली 3 कॉपीज या फैमिलीज क्यों है। यही तो सबसे बड़ी नासमझ वाली बात है फिजिक्स की आज की डेट में। हाँ, दिमाग घूम जाता है ये सोचकर कि हमें सिर्फ पहली कॉपी की जरूरत है अपना वजूद बनाए रखने के लिए। पर नेचर ने इनकी बाकी 2 हेवी कॉपीज क्यों बनाई हैं? बिल्कुल। जैसे इलेक्ट्रॉन का ही एक मोटा भाई है म्यूऑन, और फिर एक और हेवी रूप है टाओ। उसी तरह क्वार्क्स के भारी रूप हैं चार्म और टॉप क्वार्क। इन हेवी पार्टिकल्स की जरूरत क्या है और वो यूनिवर्स में क्या रोल प्ले करते हैं, ये आज तक किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता। और मजे की बात यह है कि एलईपी कोलाइडर, जो कि सर्न का एक बड़ा पार्टिकल एक्सेलरेटर था जी, उसके एक्सपेरिमेंट्स ने पूरी तरह यह साबित कर दिया है कि ऐसी सिर्फ 3 ही फैमिलीज हैं। चौथी कोई फैमिली यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये तो वही बात हुई कि हमें पता है क्या है, पर क्यों है ये कोई नहीं जानता। यही तो स्टैंडर्ड मॉडल की सबसे बड़ी जीत और सबसे बड़ी हार है। ये हमें बिल्कुल सटीक तरीके से बता देता कि क्या है, पर ये बिल्कुल शांत हो जाता जब हम पूछते हैं कि क्यों है। ऐसा क्यों है कि 3 ही कॉपीज हैं? कोई जवाब नहीं। इसके अलावा एक और बड़ा फंडामेंटल बिहेवियर है जो बहुत अजीब है: पार्टिकल डिके। ये डिके वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा अजीब है। हाँ, मान लीजिए एक न्यूट्रॉन डिके होकर प्रोटॉन में बदल रहा है। इस प्रोसेस में न्यूट्रॉन से एक W- बोसॉन निकलता है जो तुरंत ही एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो में बदल जाता है। यहाँ सबसे अजीब बात इस डिके का स्टैटिस्टिकल नेचर है। यानी हम गैस नहीं कर सकते कि कब होगा। बिल्कुल नहीं। आप दुनिया की कोई भी थ्योरी लगा लें, आप कभी एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते कि कोई एक स्पेसिफिक पार्टिकल कब डिके होगा। आप सिर्फ एक ग्रुप की हाफ लाइफ यानी उसकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स का ये स्टैटिस्टिकल नेचर ही था जिसने आइंस्टाइन को इतना परेशान किया था। जब उन्होंने कहा था कि भगवान इस ब्रह्मांड के साथ पासे या डाइस नहीं खेलते हैं ना। सही पकड़ा। पर रियलिटी यही है कि नेचर लगातार डाइस खेल रही है। तो एक चीज बताइए, अब फिजिक्स वाले लोग इन्हें पार्टिकल्स यानी कि कण क्यों कहते हैं, जबकि इनके बारे में इस डीप डाइव में पढ़ते हुए तो ऐसा लगता है जैसे ये किसी ठोस गोली या मार्बल की तरह नहीं है। अच्छा। बल्कि किसी फैली हुई फील्ड या क्षेत्र के डिस्टर्ब होने की वजह से पैदा हुई अचानक हलचल है। एक आम इंसान के लिए पार्टिकल का मतलब रेत का एक छोटा सा ठोस टुकड़ा होता है ना, पर ये तो बिल्कुल अलग ही कहानी लग रही है। आपने बिल्कुल स्टैंडर्ड मॉडल के सबसे बड़े भ्रम को पकड़ लिया है। स्टैंडर्ड मॉडल असल में पार्टिकल्स की थ्योरी है ही नहीं, ये एक क्वांटम फील्ड थ्योरी है। ओह। इसे ऐसे सोचिए कि पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग आकार के शांत समुंदर फैले हुए हैं। एक समुंदर इलेक्ट्रॉन की फील्ड का है, एक अप क्वार्क की फील्ड का है। जब इलेक्ट्रॉन की फील्ड में थोड़ी सी एनर्जी दी जाती है तो उस फील्ड में एक लहर या एक्साइटेशन उठती है। अच्छा, लहर उठती है। हाँ, और उस लहर को हम इलेक्ट्रॉन बुला लेते हैं। जैसे समुद्र की लहर और पानी कोई अलग चीज नहीं है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन फील्ड अलग नहीं है। हम कभी किसी पार्टिकल को ठोस गोली की तरह देखते नहीं हैं। हम सिर्फ अपने कोलाइडर्स और डिटेक्टर्स में उस एक्साइटेशन द्वारा छोड़े गए निशानों या झटकों को रिकॉर्ड करते हैं। पार्टिकल शब्द असल में पुरानी आदत और सहूलियत के लिए चल रहा है, वरना सब कुछ सिर्फ आपस में इंटरैक्ट करती हुई फील्ड्स ही हैं। वाह! तो स्टैंडर्ड मॉडल में उन वाइब्रेटिंग फील्ड्स और एक्साइटेशंस के बारे में तो लगभग सब कुछ समझाता है, लेकिन उस लिस्ट में एक बड़ा नाम मिसिंग है: ग्रेविटी
यानी गुरुत्वाकर्षण। हाँ, स्टैंडर्ड मॉडल का सबसे बड़ा हेडेक। और जब साइंटिस्ट पूरा दिमाग लगाकर इन दोनों को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये आकर एक ही जगह पर बुरी तरह टकराते हैं और क्रैश हो जाते हैं। वो जगह है ब्लैक होल्स। बिल्कुल। ब्लैक होल्स इस ब्रह्मांड के सबसे एक्सट्रीम टेस्ट लैब्स हैं। रॉजर पेनरोज, जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था, उन्होंने अपनी कैलकुलेशन से ये साबित किया था कि जब एक बहुत भारी तारा अपनी आखिरी सांस लेता है और कोलैप्स होता है तो वो अंदर धंसते धंसते एक बिंदु पर आ जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। हाँ, उस एक पॉइंट पर आकर हमारी फिजिक्स के सारे नियम धराशायी हो जाते हैं। आइंस्टाइन का मानना था कि उनकी मैथमेटिक्स उन्हें एक गलत रास्ता दिखा रही है, लेकिन पेनरोज ने दिखाया कि नेचर में ऐसी लिमिट सच में एग्जिस्ट करती हैं। और इसी टकराव से एक नया और बहुत ही क्रांतिकारी विचार पैदा हुआ है, जिसे हम इमर्जेंट स्पेस टाइम कहते हैं। इमर्जेंट स्पेस टाइम यानी स्पेस जो जगह हमें खाली लगती है और टाइम जो घड़ी चल रही है। ये शायद अपने आप में बुनियादी या फंडामेंटल है ही नहीं, ये किसी और चीज से बन रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट तो सच में दिमाग की नसें खींचने वाला है। इसे एक एनालॉजी से समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, बताइए। जैसे किसी वीडियो गेम की स्क्रीन होती है। अगर गेम में दो कैरेक्टर्स एक दूसरे से बहुत दूर खड़े हैं तो उनके बीच की वो दूरी असली नहीं है। गेम के कोड के अंदर उन दोनों के कोऑर्डिनेट सिर्फ नंबर्स हैं जो आपस में बिल्कुल पास पास लिखे हो सकते हैं। बिल्कुल। वो डिस्टेंस सिर्फ इसीलिए लग रही है क्योंकि बैकग्राउंड में ग्राफिक्स इंजन का कोड उसे वैसा दिखा रहा है। तो क्या हमारा अंतरिक्ष और वक्त भी सिर्फ ऐसे ही किसी अंडरलाइंग हिडन कोड का एक प्रोजेक्शन या एक नतीजा है? ये एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है और नई रिसर्च ठीक इसी इशारे पर काम कर रही हैं। ऐसा लगता है कि स्पेस टाइम असल में क्यूबिट्स यानी क्वांटम इंफॉर्मेशन के बिट्स के एक जटिल नेटवर्क से इमर्ज होता है। इस चर्चा में फिजिसिस्ट के बीच एक बेहद ही फैसिनेटिंग इक्वेशन का जिक्र होता है। ER = EPR। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। अब इसे ऐसे समझते हैं। ER का मतलब है आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस, जिसे आम भाषा में वर्म होल्स कहते हैं, यानी स्पेस का एक हिस्सा काटकर सीधे दूसरे हिस्से से जुड़ जाना। ठीक है। और EPR का मतलब है आइंस्टाइन पोडोल्स्की रोजन पैराडॉक्स, जो क्वांटम एंटेंगलमेंट को दर्शाता है। एंटेंगलमेंट का मतलब है जब दो पार्टिकल्स एक दूसरे से ऐसे जुड़ जाते हैं कि चाहे वो ब्रह्मांड के दो अलग कोनों में हों, एक के बदलते ही दूसरा तुरंत बदल जाता है, बिना किसी डिले के। वेट, यानी जिसे आइंस्टाइन स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस कहते थे, वो और वर्म होल्स असल में एक ही चीज के दो रूप हो सकते हैं? पर कैसे? हाँ, यही तो ट्रिक है। इस नए फ्रेमवर्क के अनुसार जो दो क्वांटम पार्टिकल्स आपस में एंटेंगल्ड होते हैं, वो स्पेस के जरिए जादू से बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो असल में एक दूसरे से बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक सबसे छोटे वर्म होल्स के जरिए फिजिकली जुड़े होते हैं। ओह वाह! और ऐसे असंख्य या अरबों खरबों माइक्रो वर्म होल्स की एंटेंगलमेंट आपस में सिलकर हमारे स्पेस टाइम की पूरी चादर को बुनती हैं। अगर ये थ्योरी सच है तो हमारा स्पेस अपने आप में कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ क्वांटम एंटेंगलमेंट का एक मैक्रोस्कोपिक उभरता हुआ रूप है। जैसे थ्रेड्स मिलकर कपड़ा बनाते हैं, एंटेंगलमेंट मिलकर स्पेस बनाता है। क्या बात है! और इस इमर्जेंट स्पेस टाइम के बीच एक ऐसी जगह आती है जहां ये थ्रेड और नियम बिल्कुल पागलपन की हद तक स्ट्रेच हो जाते हैं, एक ब्लैक होल के अंदर। वहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि कुछ भी बचेगा नहीं, है ना? बिल्कुल, वहां फिजिक्स फेल हो जाती है। एक बहुत ही कमाल का सवाल उठा था क्वार्क कैटास्ट्रॉफी का। अगर हमारा वीडियो गेम वाला कोड एकदम लिमिट पर पुश कर दिया जाए तो क्या होगा? मान लीजिए दो क्वार्क्स आपस में जुड़े हैं एक प्रोटॉन बनाकर और वो ब्लैक होल के अंदर गिर रहे हैं। वहां टाइडल फोर्सेस इतनी ज्यादा होंगी कि वो उन क्वार्क्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में जोर से खींचेंगी और फाड़ने लगेंगी। पर क्वार्क्स को अलग करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है और E=mc² के अनुसार एनर्जी मास में बदल सकती है। सही जा रही हैं आप? तो जब फोर्स उन क्वार्क्स को किसी रबर बैंड की तरह खींचती है तो वो एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि रबर बैंड टूटने की जगह नए क्वार्क्स पैदा कर देती है। तो यहाँ सवाल ये था कि क्या एक ब्लैक होल के अंदर लगातार इन्फिनिट क्वार्क्स बनते चले जाएंगे? ये एक बेहद खूबसूरत सवाल था जो दिखाता है कि जब हम आसान नियमों को एक्सट्रीम पर ले जाते हैं तो क्या होता है। इसे इस डीप डाइव में बहुत सूझबूझ से मैकेनिक्स समझाते हुए सॉल्व किया गया है। तो जवाब क्या है? बनते हैं इन्फिनिट क्वार्क्स? नहीं, इन्फिनिट क्वार्क्स नहीं बनते, और इसका कारण स्पेस नहीं बल्कि वक्त यानी टाइम है। जब वो क्वार्क जोड़ा ब्लैक होल के अंदर गिरता है और नए क्वार्क्स बनाना शुरू करता है तो वक्त बहुत तेजी से स्लो होने लगता है। अच्छा, टाइम डायलेशन। हाँ,
और सिंगुलैरिटी यानी सेंटर पर पहुंचते ही वक्त रुक जाता है। जैसे M87 गैलेक्सी के सुपरमैसिव ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को पार करने के बाद अंदर सिंगुलैरिटी तक पहुंचने के लिए आपके पास लगभग 1 दिन का समय होता है। 1 दिन? हाँ, लगभग 1 दिन। जैसे जैसे पार्टिकल करीब जाएगा, क्वार्क स्प्लिटिंग तेजी से होगी, पर उस 1 दिन के बाद टाइम कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब वक्त ही खत्म हो गया तो आगे और क्वार्क्स बनने का प्रोसेस भी वहीं फ्रीज हो जाता है। इसलिए अनंत क्वार्क्स कभी बन ही नहीं पाते। वक्त ही रुक जाता है, मतलब रियलिटी का गेम वहां पॉज नहीं होता, बल्कि सर्वर ही बंद हो जाता है। ये सच में किसी हार्डकोर साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन यही एग्जैक्ट रियलिटी है। बिल्कुल। अब अगर स्पेस और टाइम खुद एक कोड से बन रहे हैं और वक्त रुक भी सकता है, तो इस विशाल यूनिवर्स में न जाने क्या-क्या हिडन है। यहाँ जिक्र आता है इस डार्क यूनिवर्स का, जो हमारी आंखों के सामने होते हुए भी इनविजिबल है। मैं बात कर रही हूँ डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की। ओह, फ्रेड और विल्मा। हा हा हा। हाँ, वही नील डिग्रास टाइसन, इनको मजाक में फ्रेड और विल्मा कहते हैं, द फ्लिंटस्टोन्स के कैरेक्टर्स की तरह, क्योंकि सच्चाई यह है कि हमें इनके बारे में खक नहीं पता। और मैटर या एनर्जी शब्द लगा देने से आम इंसान को लगता है कि हम इनकी नेचर जानते हैं। उनका मजाक ना बिल्कुल पॉइंट पर है। डार्क एनर्जी की नेचर को समझाने के लिए फिजिसिस्ट्स अब इन्फ्लेटॉन फील्ड की तरफ देख रहे हैं। ये क्या होती है? ये एक ऐसी अर्ली क्वांटम फील्ड थी जिसने बिग बैंग के तुरंत बाद इस ब्रह्मांड को फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में हजारों गुना तेजी से फैलाया था। शायद डार्क एनर्जी उसी फील्ड का आज बचा हुआ हिस्सा है। और रही बात डार्क मैटर की, भले ही हम उसे ना देख पाएं, पर यूनिवर्स का विकास उसके बिना काम नहीं करता। इसका सबसे बड़ा सबूत मिलता है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड से, जो कि बिग बैंग की बची हुई आखिरी प्लाज्मा लाइट है। अच्छा, वो बैकग्राउंड रेडिएशन। एग्जैक्टली। उस आखिरी रोशनी में मौजूद प्लाज्मा साउंड वेव्स का जो आकार और हलचल रिकॉर्ड की गई है, वो तब तक मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है जब तक ब्रह्मांड में ऑर्डिनरी मैटर से 5 गुना ज्यादा एक ऐसा मैटर ना हो जो सिर्फ ग्रेविटी से इंटरेक्ट करता हो। 5 गुना ज्यादा? बाप रे। हाँ, और साइंटिस्ट अपने कंप्यूटर मॉडल्स में डार्क मैटर की मात्रा को थोड़ा सा भी ट्वीक करते हैं तो गैलेक्सी फॉर्मेशन का पूरा मॉडल ऑब्जर्वेशनल डेटा से बुरी तरह फेल हो जाता है। डार्क मैटर का होना वहां 100% जरूरी है। लेकिन एक आम सवाल उठता है ना, अगर ये सब वहां है तो हम इस डार्क मैटर को या फिर स्पेस टाइम के सबसे बुनियादी क्यूबिट्स वाले कोड को डायरेक्टली माइक्रोस्कोप्स या कोलाइडर से देख क्यों नहीं सकते? यहाँ पर प्लैंक लेंथ का कॉन्सेप्ट बीच में आता है। हाँ, कहा जाता है कि ब्रह्मांड की सबसे छोटी नापी जा सकने वाली स्पेस की लंबाई प्लैंक लेंथ है, और जब फिजिक्स उससे छोटी चीज को देखने की कोशिश करती है तो एक अजीब सा फिनोमेना होता है जिसे UV-IR कनेक्शन कहते हैं। इसे थोड़ा समझाएंगे? जरूर। ये फिजिक्स के सबसे बड़े पैराडॉक्सेस में से एक है। देखिए, मैकेनिक्स ये कहता है कि अगर किसी बहुत छोटी चीज को देखना है तो लाइट या फोटॉन की वेवलेंथ को भी उतना ही छोटा करना पड़ेगा, तभी तो वो लाइट उस छोटी चीज से टकराकर वापस आएगी ना। हाँ, बिल्कुल कॉमन सेंस। लेकिन फोटॉन की वेवलेंथ जितनी छोटी होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी उतनी बढ़ती जाएगी। जब उस फोटॉन को इतनी एनर्जी दे दी जाती है कि उसकी वेवलेंथ प्लैंक्स लेंथ जितनी छोटी हो जाए, तो बहुत सारी एनर्जी एक इतने माइक्रोस्कोपिक पॉइंट पर सिकुड़ रही होती है। ओके। और जब इतनी एनर्जी एक पॉइंट पर आती है तो E=mc² के हिसाब से उसका मास इतना बढ़ जाता है कि वो खुद अपने ही मास से कोलैप्स होकर एक माइक्रो ब्लैक होल बन जाता है। हाँ, वेट, क्या? तो क्या इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड अपनी सबसे कॉन्फिडेंशियल और छोटी डिटेल्स को छुपाने के लिए कोई इनबिल्ट विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम या फायरवॉल चलाता है? हाँ, ऐसा ही कुछ। जैसे ही आप यूनिवर्स के सोर्स कोड को या उस एक पिक्सल को हैक करके देखने की कोशिश करेंगे, सर्वर क्रैश हो जाएगा और ब्रह्मांड वहां एक ब्लैक होल बनाकर आंखों पर तुरंत पर्दा डाल देगा ताकि पीछे का कोड नजर ना आए। ये तो कमाल की इंजीनियरिंग है। ये फायरवॉल वाली एनोलॉजी ना बिल्कुल सटीक है। यूनिवर्स सच में ऐसा ही लगता है जैसे हमें उस कोड को देखने की परमिशन नहीं दे रहा। नेचर की अपनी एक हार्ड लिमिट है जिसके आगे फिजिकल रेल्म या मैटर और एनर्जी को एग्जिस्ट करने की इजाजत ही नहीं है। उस ब्लैक होल के पर्दे के पीछे ही शायद इमर्जेंस का असली और सबसे बुनियादी खेल चल रहा है, जहां सिर्फ और सिर्फ क्यूबिट्स हैं और उनकी एंटेंगलमेंट लगातार मिलकर नए स्पेस टाइम को बुन रही है। एक ऐसी लेयर जहां मैटर, स्पेस और टाइम तीनों शब्द अपने मायने खो देते हैं। वहां बस शुद्ध इंफॉर्मेशन है। तो इस सब का क्या मतलब है? बर्फ के एक पिघलते हुए टुकड़े और उसके 6 कोनों से शुरुआत हुई थी
और हम स्पेस की सबसे छोटी लिमिट और माइक्रो ब्लैक होल्स के फायरवॉल तक पहुंच गए। सफर बहुत लंबा था। बहुत है। और जब ऐसी वास्टनेस के बारे में सोचते हैं ना, तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी कितनी छोटी लगती है। पर असल में यही इमर्जेंस की खूबसूरती है। हम श्रोताओं को यही समझाना चाहते हैं। अगली बार जब भी ऐसा लगे कि जिंदगी, ऑफिस का काम या सोसाइटी में बहुत जटिलता या टेंशन आ गया है, तो इस चर्चा को याद करिएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये पूरी जिंदगी, दिमाग के सारे कॉम्प्लेक्स थॉट्स और आसपास के 8 बिलियन लोग, ये सब उस हाइड्रोजन एटम और पानी के सिंपल नियमों के आपस में प्ले करने का ही रिजल्ट है। सब कुछ बस छोटे और आसान रूल्स का एक विशाल स्नोबॉल इफेक्ट है। जब बेस इतना सिंपल है तो कॉम्प्लेक्स चीजों के बोझ तले दबना क्यों? गैलीली और केपलर ने भी तो यही सोचकर उस जमाने की कॉम्प्लेक्सिटी को तोड़ा था ना। हमें भी बस ऐसी रिलायबल नॉलेज पे भरोसा करना चाहिए। ये सोचने का बहुत ही प्रैक्टिकली अपलिफ्टिंग नजरिया है। जब इमर्जेंस को डीपली समझा जाता है तो ये क्लियर हो जाता है कि जो दुनिया हमें सॉलिड, ठोस और रुकी हुई लगती है, वो असल में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम फील्ड्स और एंटेंगलमेंट की एक बेहद एक्टिव और लगातार बदलती हुई सिम्फनी है। हम इस यूनिवर्स में बाहर से आए हुए दर्शक नहीं हैं, हम खुद इस ब्रह्मांड की चलती हुई कोड का एक हिस्सा हैं। क्या बात है। और इस डीप डाइव को समेटने का वक्त आ गया है। लेकिन जाने से पहले इस एक आखिरी और गहरे विचार के साथ छोड़कर जाना चाहूंगी आप सबको। अगर हमारी चेतना, हमारे एहसास और हमारा घमंड सिर्फ 86 बिलियन न्यूरॉन्स के आपस में सिग्नल पास करने का एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है, और अगर हमारा ये बड़ा सा स्पेस और टाइम सिर्फ माइक्रोस्कोपिक क्वांटम इंफॉर्मेशन या क्यूबिट्स का एक उभरता हुआ नतीजा है, तो क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि जिसे हम आज बड़े गर्व से ठोस हकीकत या सॉलिड रियलिटी मानते हैं, वो शायद असल में किसी ऐसी इनविजिबल और बुनियादी चीज की परछाई या उसका गीलापन मात्र है, जिसका नाम लेने के लिए हमारे पास आज तक शब्द ही नहीं बने हैं। क्या पता असली रियलिटी तो अभी शुरू ही नहीं हुई है। इस बारे में ध्यान से सोचिए।